चलो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर जो हमारी पार्ट डी का और हमारे बुक का भी लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 17। चैप्टर 17 हमारा किससे रिलेटेड है? एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी। अब देखो ऑब्वियसली बात है, बिजनेस है तो बहुत सारे स्टैट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर करप्शन हो रहा हो, ब्राइबरी हो रहा हो, ब्लैक मनी में डील हो रहा हो, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए अलग अलग लॉज हैं। कुछ कुछ लॉज प्राइवेट सेक्टर के लिए है, कुछ कुछ लॉ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के लिए बनाई गई हैं, ब्राइबरी के लिए और एंटी करप्शन के लिए। तो वो क्या क्या लॉज हैं, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कैसे कैसे किस किस को माननी है, वो पूरा हमें बेसिकली इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से लॉज के बारे में देखना है। तो जो मोस्ट दो इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर से ज्यादा चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन आएगा, वो है हमारे फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारा आईसीएसआई का एंटी ब्राइबरी कोड। अब देखो ऑब्वियसली बात है, सीएसआई हम लोग, तो हमारे लिए आईसीएसआई का मेंशन किया हुआ हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईसीएसआई का एंटी ब्राइबरी कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके बाद सेकंड है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी एक्ट्स वगैरह हैं वो भी ठीक है, एक बार आप रीड कर सकते हो, बट मेनली जो आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना सब कुछ ही है ऑब्वियसली, बट जो आपको ज्यादा अच्छे से देखना है वो कौन सा देखना है? फर्स्ट एंड सेकंड वाला, ठीक है। देन हमारा थर्ड कौन सा है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। फोर्थ है हमारा लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। देन है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देन फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, और उसके बाद में अपना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो ये हमें बेसिकली 7 अलग अलग जो लॉज या हमें कोर्स प्रिस्क्राइब्ड है एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी के लिए, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। अब देखो ये चैप्टर जब आप बुक में से देखते हो, मॉड्यूल में से, तो आपको लग सकता है कितना ज्यादा लेंदी चैप्टर है, ठीक है। एंड देन पार्ट डी का जो वेटेज है वो भी अपने आप में कितना है, 10 मार्क्स का ही है, और उसमें भी 2 चैप्टर्स और है, थर्ड चैप्टर है। तो ऑब्वियसली लग सकता है हमें कि काफी लेंदी है, तो अब आपको इस चैप्टर के लिए स्मार्ट स्टडी करनी है। अब देखो आप ऑब्वियसली बात है, इतना सारा कंटेंट है, और अगेन ये जो आपको पूरा चैप्टर दे रखा है ये बहुत ही एक्स्ट्रा इलैबोरेट भी कर रखा है। अब ऑब्वियसली पूरी एक्ट्स आपको एकदम एंटायर तो नहीं दे रखी हैं, तो जो जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो आपको दे रखे हैं, बट स्टिल वो भी जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपको डिसाइड करना है कि अगर आपका क्वेश्चन आता भी है तो आपको कितना ही कंटेंट लिखना होगा, 5 मार्क का या 6 मार्क्स का आ जाएगा, तो वो आपको उस अकॉर्डिंग हमें उतना ही देखना है जो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है। एक बार अगर आपने पूरी रीडिंग कर ली है, फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक जो है जो आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपील हो गई, पावर्स वगैरह हो गए, अथॉरिटीज के, ऑफिसर्स के, हिरार्की हो गई, तो आप इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपके ऑलरेडी जैसे सब्जेक्ट जैसे आरसीडी हो गया, तो वहां पर हमें ऑलरेडी गिवन होता है, तो आपने वो पढ़ा होगा, तो आप एज इट इज यहाँ पे लिख कर आ सकते हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको यहाँ पे चैप्टर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो हम थ्रू आउट अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स हैं हम वो बिगिन कर लेते हैं। फर्स्ट इज आईसीएसआई एंटी ब्राइबरी कोड। अब देखो जो फर्स्ट टॉपिक है आईसीएसआई एंटी ब्राइबरी कोड, ये बेसिकली किसके लिए बना हुआ है? प्राइवेट कंपनीज के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनके लिए जो अभी अपने आगे एक्ट्स के नाम देखे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लोकपाल, लोकायुक्त, उनके लिए वो सब बने हुए हैं, ठीक है। तो जो ये आईसीएसआई ने प्रिस्क्राइब किया वो बेसिकली किसके लिए प्रिस्क्राइब करा है? जो अपनी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ठीक है। वॉलंटरी है ये कोड, मैंडेटरी नहीं है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है तो वो इस कोड को एज इट इज भी एप्लीकेबल करवा सकते हैं, या फिर कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके भी एप्लीकेबल करवा सकते हैं। तो अब देखो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट तो वही जो कंपनी है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। देन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, एजेंट्स, एसोसिएट्स, इंटरमीडिएट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी देखो बेसिकली जो भी पर्सन कंपनी के साथ कनेक्टेड है, वो हर पर्सन ब्राइब वगैरह में इन्वॉल्व हो ही सकता है, तो ये सबके ऊपर ही एप्लीकेबल करवा दिया, ठीक है। चलो अब देखो हमें डेफिनेशन गिवन है ब्राइबरी की, यानी हमने ऐसा कोई भी पेमेंट लिया है, कोई भी ऐसा पेमेंट जो कि हमने लिया है, या हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम लेंगे, या हम किसी को दे रहे हैं, कोई भी अनड्यू एडवांटेज है, चाहे हमने डायरेक्टली लिया है चाहे हमने इनडायरेक्टली लिया है, बेसिकली जिसके लिए हम एंटाइटल नहीं है, यानी वो पेमेंट आपको नहीं देना चाहिए था, ठीक है, वो एक तरीके से गलत है, तो वो वाली चीज आपको ब्राइब में फॉल करेगी, जिसके ऊपर मतलब ये लॉज वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम जानते हैं रिश्वत, बस उसको वही लैंग्वेज में दे रखा है। नेक्स्ट देखो क्या बोला आपका, फैसिलिटेशन पेमेंट। अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एथिक्स वाला चैप्टर में। ये एक ऐसा पेमेंट है जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी प्राइवेट ऑफिशियल को दे रहे हो एज एन इंसेंटिव,
यानी उसको वो काम वैसे भी करना होता, ठीक है, वो उसकी ऑलरेडी ड्यूटी है। जैसे आपको लगता हो कि मेरी ड्यूटी है मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, अब मान लो मैं डिले कर रही हूँ, मैं आलस दिखा रही हूँ कि ठीक है कल पढ़ा दूंगी परसों पढ़ा दूंगी, तो आपको पता है मेरी ड्यूटी है। अब आप मुझे क्या कर रहे हो, ब्राइब दे रहे हो कि मैम जल्दी पढ़ा दो, ठीक है, मेरी ड्यूटी थी आपको पढ़ाना, पर क्योंकि मैं डिले कर रही हूँ आपने मुझे क्या करा, एक तरीके से पेमेंट दिया कि आप मुझे जल्दी पढ़ा दो, जो आपको नहीं देना चाहिए था, पर आपको काम आपका जल्दी करवाना है और इजीली करवाना है, तो आप मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हो और मैं वो बेनिफिट देख के आपको जल्दी पढ़ा दूं, तो वो किस में फॉल कर जाएगा, फैसिलिटेशन पेमेंट में, ठीक है। यानी आप काम को जल्दी इजीली करवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी सामने वाले पर्सन की ड्यूटी बनती है उस काम को करने के लिए, तो वो भी हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, अलाउड नहीं है। देन क्या बोला, फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल वही है जो फॉरेन के लिए सर्विस दे रहा हो या फॉरेन के लिए पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। चलो अब देखो इसमें अलग अलग क्लॉजेस हमें गिवन है। फर्स्ट क्लॉज क्या बोल रहा है कि जो भी आपके ऊपर लॉज एप्लीकेबल होती हैं एंटी करप्शन लॉज, वो आपको माननी है। अगर कोई भी ब्राइबरी वगैरह के इंस्टेंसेस हैं एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स वगैरह, तो उनको वो नहीं लेने हैं। देन फैसिलिटेशन पेमेंट्स वगैरह हैं तो वो भी नहीं लेने हैं, और आपको फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स को भी ब्राइबरी नहीं देनी है। आप ये बोलो भाई मैं इंडिया में ब्राइब नहीं कर रहा हूँ, बाहर तो कर सकता हूं, तो वो भी आपको मना कर दिया, ना इंडिया में अलाउड होगा ना आपका फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स को ब्राइब अलाउड होगा, ठीक है। देन क्या होता है, पॉलिसी फॉर गिफ्ट्स हॉस्पिटैलिटी। अब अगर आपको याद हो, जैसे हम पढ़ते हैं ऑडिटर के केस में कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मान लो कंपनी उसको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रही हो, ठीक है, अब वो गिफ्ट्स के इन्फ्लुएंस में आके अपना ओपिनियन चेंज कर ले, तो वो चीज अलाउड नहीं है ना। तो इस तरीके से आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कि आप किस पर्सन को कैसे कैसे गिफ्ट वगैरह अगर आप दे रहे हो तो वो एक लिमिट तक होंगे, उसके इंडिपेंडेंस में इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, वो ब्राइब का फॉर्म नहीं ले लेंगे, तो वो सब के लिए भी कंपनी के पास पॉलिसी होनी चाहिए। सिक्स्थ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म। सेवेंथ वही है कि आपको क्या करना है, जो एंटी ब्राइबरी लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही हैं उनके रिगार्डिंग ट्रेनिंग अवेयरनेस वगैरह देनी है आपके एम्प्लॉयज को। देन जो आपका ये कोड है, क्या ये कोड प्रॉपर इंप्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है, इसको आपको क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है, चेकिंग करनी है, और अगर नॉन कंप्लायंस किया गया है तो उसके लिए क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, कि डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स है, ऑफेंस कैसा है, अथॉरिटी कौन सी है जो एक्शन लेगी, पेनल्टी क्या क्या आएगी, तो वो सारी की सारी चीजें भी आपको वहां पे ध्यान देनी है, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोला है, अगेन वही कि वॉलंटरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर उनको लगता है तो वो थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, और उसके बाद में बस आपको क्या करेंगे, इस कोड को कम्युनिकेट करेंगे, और सारे के सारे एम्प्लॉयज राइटिंग में अपना कंफर्मेंस देंगे कि हाँ भाई हम जो है ये कोड को मानने वाले हैं। तो जब भी कोई नया एम्प्लॉय आएगा, नया अपॉइंटी आएगा, तो उसको भी रिटर्न में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उसके ऊपर ये कोड एप्लीकेबल है एंड वो उस कोड को मानने वाला है। तो ना सिर्फ एम्प्लॉयज बल्कि वही ऑल एजेंट्स हो गए, एसोसिएट्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, एडवाइजर्स हो गए, इन सब के ऊपर भी ये वाला कोड जो है वो एप्लीकेबल होगा ही होगा। और ये कोड कंपनी को अपनी वेबसाइट पर भी डालना है, और कोई चेंजेस है तो वेबसाइट पे आपको इमीडिएटली उसको क्या करना है, अपडेट करना है। और ऑल्सो हमें एनुअल रिपोर्ट में भी ये चीज बतानी है कि ये कोड ऐसे ऐसे एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोला है कि आपकी जो भी पॉलिसीज हैं, लाइक वही जो हमने बात की गिफ्ट पॉलिसी, हॉस्पिटैलिटी, विसिल ब्लोअर, उसके रिगार्डिंग भी आपके करो पॉलिसीज बनाओ, एज वेल एज उसका क्या दो, डिस्क्लोजर दो, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या बताना है कि हमने इस कोड को मानने के लिए एकदम प्रॉपर ड्यू केयर और गाइडेंस से हमने इस कोड को प्रॉपरली माना है। और अच्छा एक और चीज याद रखना, अगर ये कोड कभी भी किसी भी लॉ के इनकंसिस्टेंट होता है तो क्या प्रिवेल करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि लॉ ही प्रिवेल करेगा, कोड प्रिवेल नहीं करेगा, तो आपको वो चीज ध्यान देनी है। तो ये हो गया, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, और इसके आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में, ठीक है। ICSI एंटी ब्राइबरी कोड। चलो अब सेकेंड चलते हैं, सेकेंड है हमारा, अब जो अपनी नेक्स्ट एक्ट है दैट इज व्हाट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। अब देखो ये जो एक्ट है ये रिसेंटली 2018 में आई है, और आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कौन से लोग हैं जो भगौड़े लोग होते हैं, भाग जाते हैं, क्राइम करते हैं, भाग जाते हैं, जैसे अपने विजय माल्या जी हो गए, है ना, नीरव मोदी हो गए। तो ये लोग क्या हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, तो उनको इंडिया में वापस बुलाने के लिए क्या बना दी गई है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट बना दी गई है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पहले तो बता रखा है कि किस पर्सन को विल बी ट्रीटिंग एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसके अगेंस्ट में क्या इशू किया गया है, वारंट फॉर अरेस्ट, यानी कोई उसने भाई ये क्राइम किया है और उसके अगेंस्ट में हमने वारंट इशू कर दिया है, और जो वारंट है वो ऐसे कोई नहीं कि 2 रुपए का ऑफेंस किया और आप उस पर एक्ट लगा दो, नहीं, वो एक प्रॉपर स्केड्यूल्ड ऑफेंस की बात हो रही है। यानी ये वाली एक्ट उन्हीं ऑफेंस के ऊपर एप्लीकेबल होगी जिन ऑफेंस में जो वैल्यू अमाउंट इन्वॉल्व है दैट इज व्हाट
100 करोड़ रुपीज और यानी इससे कम की वैल्यू का है तो फिर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी छोटे मोटे जो भगौड़े हैं उनके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन अगेन वही जिसने शेड्यूल ऑफेंस करा है और जिसके अगेंस्ट हमने वारंट इशू करा है, अगर वो इंडिया से भाग गया, क्यों, ताकि उसके अगेंस्ट वही प्रोसिक्यूशन नहीं चल पाए, या फिर वो पहले से बाहर था और अब वो इंडिया में वापस नहीं आ रहा है, इंडिया में वारंट इशू हो गया, अब उसको वापस आना चाहिए पर इंडिया में वापस नहीं आ रहा, तो यहाँ तो वो भाग गया है या वो वापस ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन को हम क्या बोलेंगे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब देखो क्या बोला है कि क्या प्रोसेस रहेगा, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। अच्छा, जो एप्लीकेशन है वो हम जिसके अगेंस्ट फाइल करेंगे वो पर्सन क्या होना चाहिए, वही इकोनॉमिक ऑफेंडर होना चाहिए। और आपको एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि रीजन क्या है, आप क्यों मानते हो कि वो इकोनॉमिक ऑफेंडर है। तो वही जो हमने बात की डेफिनेशन वाले पॉइंट्स का आपको एविडेंस लगाना है। देन क्या इंफॉर्मेशन कुछ है कि वो कहाँ पे हो सकता है, देन उसने क्या क्या क्राइम्स वगैरह किए हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उसकी जो बेनामी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कौन कौन से पीपल उसके साथ में कोई इन्वॉल्व है क्या, या प्रॉपर्टी में किसी और का इंटरेस्ट है क्या। तो ये सारी की सारी चीजें एप्लीकेशन में मेंशन होनी चाहिए और ये एप्लीकेशन जो है वो जो डायरेक्टर है इस एक्ट के अंडर वो फाइल करेगा। अब उसके बाद में क्या बोला है कि अगर अथॉरिटीज को लग रहा है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेनामी प्रॉपर्टी है, या उसको लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी क्राइम की प्रोसीड से खरीदी गई है, तो वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल कोर्ट की परमिशन से करना पड़ेगा और वो अटैचमेंट 180 डेज के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है कि अब जो भी पर्सन था उसको हम क्या देंगे, नोटिस देंगे, स्पेशल कोर्ट उसको नोटिस देगी कि आप जो है वो इस डेट पे वापस आ जाओ। अगर आप इस डेट तक वापस नहीं आते हो तो हम आपको प्रॉपरली लीगली डिक्लेयर कर देंगे कि आप क्या हो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो, और कोर्ट उसको टाइम देगी। ऐसे नहीं कि आज नोटिस भेजा भाई कल तक आना ही पड़ेगा, नहीं, कोर्ट उसको टाइम देगी, कितना, मिनिमम टाइम ऑफ 6 वीक्स कि आप प्रेजेंट हो जाओ। अगर वो उसमें आ जाता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इसके बाद में क्या चीज बोले हैं कि अगर हमने मान लो पूरी प्रोसीडिंग्स वगैरह खत्म हो जाती हैं और वो जो ऑफेंडर है वो डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ ये इकोनॉमिक ऑफेंडर है, अगर मान लो वो नहीं आता है, तो सिचुएशन में जो भी उसकी क्राइम वाली प्रोसीड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट क्या कर लेगी, कॉन्फिस्केट कर लेगी और गवर्नमेंट उसको सेल भी कर सकती है, क्योंकि अब तो वो प्रूव हो गया ना कि वो ऑफेंडर है और वापस नहीं आ रहा है, तो अब कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है वो बंदा सही हो, वो बंदा प्रेजेंट हो जाए प्रिस्क्राइब टाइम में, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है वो खुद ही आ जाए या फिर उसका कोई लॉयर वगैरह आ जाए, तो वो उसका कोई लॉयर जो है वो रिप्लाई फाइल कर सकता है कोर्ट में। तो कोर्ट को अगर लगता है तो फिर ठीक है, उसको प्रोसीडिंग्स को एंड कर देंगे, पर अगर मान लो कि वो नहीं आ पाता है प्रिस्क्राइब टाइम में, तो फिर क्या हो जाएगा, उस पर्सन को हम डिक्लेयर कर देंगे एज अ व्हाट, इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। अब मान लो कि अगर ऑफेंडर है, उसको लग रहा है कि जो उसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया है डिक्लेरेशन का या कॉन्फिस्केशन का या व्हाटएवर, तो वो उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील भी फाइल कर सकता है विद इन 30 डेज, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इजी सी एक्ट है और ये नया नया ही अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया है, पहले आपके मॉड्यूल में ये नहीं था, तो इसीलिए जो अपने ये दो है, आईसीएसआई का एंटी ब्राइबरी कोड और ये वाला एक्ट आप अच्छे से पढ़ लेना, बाकी रिमेनिंग वालों को अगर आप नॉर्मली भी रीड करोगे तो फिर वो सफिशिएंट है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट जो एक्ट है, दैट इज पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब देखो ये जो हमारी एक्ट है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, यानी बेसिकली पब्लिक सेक्टर बिजनेस में अगर कोई भी टाइप का करप्शन हो रहा है तो उसको कॉम्बैट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाई गई है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें आपको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दे रखी है, वो एक बार आप रीड कर लेना। उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ सेक्शन दे रखे हैं जिसमें हमें बता रखा है अलग अलग सिचुएशन में किस किस के ऊपर पेनल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, यानी कौन कौन बेसिकली गिल्टी और लायबल माना जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 7 की। सेक्शन 7 रिलेट कर रहा है जिस पब्लिक सर्वेंट को हम क्या कर रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो किसी भी टाइप से ऐसे कोई भी पेमेंट रिसीव कर रहा है जो उसकी लीगल रेम्युनरेशन के अलावा है, ऑब्वियसली बात है लीगल रेम्युनरेशन तो वो लेगा ही लेगा, उसके अलावा अगर वो कोई भी टाइप की पेमेंट रिसीव कर रहा है जिसे हम कह सकते हैं अनड्यू एडवांटेज, ग्रेटिफिकेशन विच इज व्हाट अदर देन लीगल रेम्युनरेशन, अगर वो रिसीव कर रहा है, और वो रिसीव क्यों कर रहा है। अब देखो एक तो क्या होता है विद इंटेंट टू, यानी वो क्या चाहता है कि मैं ये काम कर लूं और उसका इंटेंशन क्या है कि ये काम करके उसको ब्राइब मिलेगी, या कभी कभी क्या होता है काम कंप्लीट हो गया और अब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो चाहे काम कंप्लीट करने से पहले आपको ब्राइब मिले
चाहे काम कंप्लीट करने के बाद में आपको ब्राइब मिले, यानी कैसे भी करके अगर आपको ब्राइब वहां पर मिल रहे हैं, आप ब्राइब ले रहे हो, क्यों? ताकि या तो आप ऐसा कोई काम करो जो कि गलत है, या फिर आपको कोई सही काम करना चाहिए था, वो काम आप मत करो। ठीक है, तो या तो गलत काम करो, डिसऑनेस्टी से काम करो, या फिर जो काम करना चाहिए था वो काम मत करो, तो फॉरबेरिंग और रिफ्रेनिंग। तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या हो जाएगा? पब्लिक सर्वेंट शैल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, और आपको हर सेक्शन में पनिशमेंट वगैरह दे रखी है, तो आप ट्राई कर लेना कि आप याद कर लो। अच्छा, एक और चीज आप याद रखना जो कि हम सेक्शन नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं। अब सेक्शन 7 तो किस पे एप्लीकेबल था कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक सर्वेंट के ऊपर लायबिलिटी आएगी अगर वो ब्राइब ले रहा है। और ऑल्सो हमने एक बात की है यहाँ पे कि जो एक्ट है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है? गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिक सेक्टर। दैट मीन्स ये क्लियर है कि ये प्राइवेट सेक्टर वालों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा पब्लिक सेक्टर वाले बंदे को क्या दे रहा है? ब्राइब दे रहा है, तो फिर इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। दैट मीन्स अगर एंटायरली प्राइवेट सेक्टर में ब्राइबरी है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहां पर इन्वॉल्वमेंट किसका है? पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल का भी है। दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर का बंदा अगर पब्लिक सेक्टर वाले पर्सन को, ऑफिशियल को ब्राइब कर रहा है, तब वो प्राइवेट सेक्टर वाला पर्सन भी लायबल होगा। नॉर्मल केस में प्राइवेट सेक्टर पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पब्लिक सेक्टर वाले को आप ब्राइब कर रहे हो तो आपके ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेक्शन 8 में बेसिकली बता रखा है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दे रहा है तो पब्लिक सर्वेंट तो लायबल था ही सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 में जो पर्सन ब्राइब दे रहा है वो भी लायबल हो जाएगा और उसके ऊपर भी पनिशमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी। आपकी पनिशमेंट मैंने दे रखी है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज याद रखना, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने किसी को जबरदस्ती बोला हो कि आप हमें ब्राइब करो, है ना, यानी पब्लिक सर्वेंट ने किसी को कंपेल करा है, तो अगर वो पर्सन रिपोर्ट कर देता है अथॉरिटी को कि भाई मुझे कंपेल किया गया था, विद इन 7 डेज अगर वो रिपोर्ट कर देता है तो फिर उसके ऊपर ऑफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा, पेनल्टी नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है? क्योंकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो ब्राइब दे रही है कोई बिजनेस वगैरह या कोई टेंडर वगैरह लेने के लिए, तो वो भी यहाँ पर लायबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि हमने कहाँ बनाई हुई है, यानी इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है? इंडिया में। इनकॉर्पोरेशन इंडिया में होते ही उसके ऊपर एक्ट लायबल हो जाएगा, एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा अगर वो पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दे रही है, भले वो बिजनेस इंडिया में करे या इंडिया के बाहर करे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इनकॉर्पोरेटेड कहां पर है? इंडिया के बाहर, पर वो बिजनेस कहां पर कर रही है? इंडिया में। यानी कैसे भी करके कनेक्शन किसके साथ में? उसका इंडिया के साथ में है, तो वो लायबल होगी। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है? अब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर्स, ये सब ने भी काम किया ही होगा उसमें। कंपनी के खुद के हाथ पैर नाक तो होते नहीं है, तो जो भी पर्सन इंचार्ज है वो सेक्शन नंबर 10 में लायबल हो जाएगा एंड उसके ऊपर पनिशमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, देन हम लोग आते हैं क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन नंबर 13 में हमें गिवन है। बेसिकली इसमें क्या कह रहा है? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई प्रॉपर्टी जो कि उसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मिली हुई है, जैसे मान लो कार वगैरह इनको मिल जाती हैं या गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी उसको मिली हुई है, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मिसयूज कर रहा है, तो आपको वो काम नहीं करना है। या फिर बेसिकली कोई भी उसको रेम्यूनरेशन वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वो वहां पर क्या कर रहा है? अपने पर्सनल पेमेंट्स को गवर्नमेंट के फंड में से पेमेंट कर रहा है, यानी कैसे भी करके वो उल्टे सीधे काम कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, तो वो कहां पर फॉल करेगा? क्रिमिनल मिसकंडक्ट सेक्शन नंबर 13 में वो वहां पर फॉल करेगा। ठीक है, देन अगेन उसकी पनिशमेंट यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है। इसके बाद में आप कुछ होते हैं डीट लो, यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर। तो अब तुम बात ही नहीं मानते, डीट हो, तो फिर तुम्हारी पनिशमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको हैबिचुअल ऑफेंडर की पनिशमेंट भी गिवन है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज याद रखना, जो हमने हर एक सेक्शन में आपने देखा होगा फाइन 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 आ रहा है, तो जो फाइन है, फाइन की वैल्यू डिपेंड करेगी आपने कितना ब्राइब लिया है, कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो आपने बेसिकली मिसकंडक्ट में यूज करी है, तो वो सब चीजें कंसिडर करने के बाद में हम फाइन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद एक हमें सेक्शन गिवन है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। जो ई वाला इंक्वायरी है वो बेसिकली क्या होता है? आपका नॉर्मल बेसिक वाला इंक्वायरी। आई वाला इंक्वायरी एकदम प्रॉपर जो कंडक्ट करते हैं ऑफिशियल्स हो गए, अथॉरिटीज हो गई, वो वाला।
तो हम यहाँ पे क्या बोला, जो पुलिस ऑफिसर है वो इंक्वायरी वगैरह कर सकता है किसी भी ऑफेंस में, लेकिन अब देखो यहाँ पे जो ऑफिशियल्स है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, तो अगर आप उनके अगेंस्ट में कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करते हो तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, वहां पर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब जो आपको अप्रूवल लेना होगा वो आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। सीजी से आप कब लोगे, जब यूनियन वाले मिनिस्टर ने कमिट करा है ऑफेंस को। अगर कोई स्टेट का ऑफिसर ने कमिट किया है ऑफेंस को तो फिर आप स्टेट गवर्नमेंट से लोगे, कोई अदरवाइज है फिर आपकी जो भी अथॉरिटी डिपार्टमेंट है आप उससे अप्रूवल ले लोगे, ठीक है। और इसके बाद बेसिकली क्या बोला है कि इंस्पेक्ट कर सकते हो आप, बैंकर वगैरह की बुक्स वगैरह को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना बेसिकली क्या हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। चलो, जो अपनी नेक्स्ट एक्ट है दैट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। अब देखो बेसिकली क्या है, अभी हमने बात की थी कि पीसीए में इतने सारे जो ऑफेंसेस होते हैं पब्लिक फंक्शनरीज के अगेंस्ट में, तो उनके अगेंस्ट में आपको कोई कंप्लेंट वगैरह आई है तो आप ऑब्वियसली पहले इंक्वायरी करोगे तभी उन पे पेनल्टीज एप्लीकेबल होंगी। तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए हमने एक अलग से एक्ट बना दी है, दैट इज व्हाट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। तो जो लोकपाल है वो यूनियन के लिए, यानी जो भी यूनियन के मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी इंक्वायरी के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया दैट इज व्हाट, लोकपाल। और जो स्टेट के लिए, एवरी स्टेट के लिए इंक्वायरी करेंगे पब्लिक ऑफिशियल्स की, वो किसका है, लोकायुक्त। तो अपनी जो कोर्स है उसमें लोकायुक्त को इलैबोरेट नहीं कर रखा है, हमें ओनली लोकपाल के बारे में देखना है, ठीक है। तो अब देखो जो लोकपाल है उसमें बेसिकली वही एक चेयरमैन होगा और उसमें मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 ही मेंबर्स हो सकते हैं उसमें। अब देखो यहाँ पे 2 विंग्स है, एक है हमारी कौन सी, इंक्वायरी विंग, और एक है हमारी कौन सी, प्रोसिक्यूशन विंग। अब जो इंक्वायरी विंग है, इंक्वायरी विंग का क्या काम रहेगा कि जो भी मान लो किसी के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेन आई है तो उस कंप्लेन के रिगार्डिंग वो क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करेंगे। जो भी मतलब पीसीए में ऑफेंसेस हमने पढ़े थे, सेक्शन 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो जो भी ऑफेंसेस हैं उनके अगेंस्ट में वो क्या करेगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। और इसका हेड कौन होता है, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी। अब मान लो इंक्वायरी करने के बाद में अगर ऐसा लगता है कि हाँ अब प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तो फिर वहां पे कौन सी विंग है, प्रोसिक्यूशन विंग है। प्रोसिक्यूशन विंग का हेड कौन रहेगा, वही डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। और वो क्या करेगा फिर, अगर उसको लोकपाल डायरेक्शन देता है, मतलब उस विंग को जो एकदम प्रॉपर चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं मेन वो डायरेक्शन देते हैं, तो फिर वो क्या करेगा, केस वगैरह फाइल करेगा। और वो केस किसके सामने फाइल करेगा, ऑब्वियसली स्पेशल कोर्ट के सामने वो केस फाइल करेगा। और जो भी प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग स्टेप्स हैं वो सारे के सारे स्टेप्स कौन लेने वाला है, फिर ये प्रोसिक्यूशन विंग, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमें बता रखा है जुरिस्डिक्शन, यानी लोकपाल जो है वो किस किस के अगेंस्ट में इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर, पास्ट या प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मान लो अगर कोई बहुत ही ज्यादा आपके नेशनल इंपॉर्टेंट जो रीजंस होते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन का मैटर हो गया, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, तो ये सारे बहुत बड़े बड़े मैटर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे मैटर्स के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन आई है ना, तो वो फिर कब इंक्वायरी कर सकते हैं, जब फुल बेंच ऑफ लोकपाल, जिसमें सीएम भी हो और सारे मेंबर्स हो, वो सबके सब उस चीज पे क्या करें, इंक्वायरी करने के लिए अपना कंसेंट दें। 2/3 मतलब सारे के सारे लोग बैठे वहां पर, ठीक है, उस मीटिंग में, और उसमें 2/3 जो लोग हैं वो क्या करें, उस इंक्वायरी के ऊपर अपनी कंसेंट दें। तभी ये जो एकदम मेन मैटर्स हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स हैं, इन सारे मैटर्स के ऊपर इंक्वायरी की जा सकती है पीएम के अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो सेकेंड आपका क्या बोला है, पास्ट या प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, या फिर कोई भी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इनके कोई पास्ट या प्रेजेंट मिनिस्टर्स हो गए, कोई भी जो गवर्नमेंट है उसके ABCD ग्रुप के ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। अब हम मान सकते हैं कोई भी चीफ मिनिस्टर है, मेंबर है, ऑफिसर है, किसमें, कोई भी टाइप का बॉडी, बोर्ड, कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट, जिसको कि या तो पार्लियामेंट की एक्ट से एस्टैब्लिश किया गया, दैट इज व्हाट, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, या फिर उसको गवर्नमेंट ने फाइनेंस करा है होली और पार्टली, या फिर उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंट्रोल। यानी अल्टीमेटली कैसे भी करके गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, या गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, किसको, किसी भी बॉडी, बोर्ड, कंपनी वगैरह को, और उसमें कंप्लेन किसके अगेंस्ट आई है, इन सब में से किसी की अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन आई है तो वो वहां पर लायबल होगा और इंक्वायरी वगैरह वहां पे हम कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो क्या बोला है, पास्ट या प्रेजेंट डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर, अगेन किसी भी ट्रस्ट, सोसाइटी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जिनको क्या मिल रहा है,
फॉरेन कंट्रीब्यूशन वगैरह वो रिसीव कर रहे हैं FCRA एक्ट में। ऑब्वियसली बात है, कोई ट्रस्ट सोसाइटी वगैरह है और वो फॉरेन सोर्स से रिसीव कर रही है कंट्रीब्यूशन, तो उस सिचुएशन में भी हम इनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन आई है तो इंक्वायरी वगैरह हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो आपका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो कितना है, ₹10 लाख से ज्यादा है। इससे कम है तो फिर यहाँ पे लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, चलो। तो अब बेसिकली यहाँ पर हमें ये सारे जो भी ऑफिशियल्स थे इनके अगेंस्ट में क्या कर सकता है, लोकपाल अपनी इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट कर सकता है। अब देखो भाई, ये जो दोनों चीजें हमने बात की थी कि जो लोकपाल के पास में पावर्स हैं कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करा सकता है और इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करवा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइम पीरियड वगैरह गिवन है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल कि जो इंक्वायरी होगी उसका टाइम पीरियड जो होगा वो कितना होगा 90 डेज का होगा, और यहाँ पे आपको फर्दर एक्सटेंशन भी मिल जाएगा 90 डेज का। और अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टिगेशन का तो टाइम पीरियड कितना होगा 6 मंथ्स, और आपको फर्दर एक्सटेंशन भी मिल जाएगा कितने महीने का, 6 महीने का। ठीक है, तो ये बेसिक आप देख लेना। इसके बारे में पावर्स गिवन है तो वही जो आपके सर्च एंड सीजर हो गया, अटैचमेंट हो गया, कॉन्फिस्केशन हो गया, तो वो जो बेसिक पावर्स आप लोग पढ़ते हो आरसीडी में वही सारी पावर्स यहाँ पे है। तो एक बार इन पावर्स को आप लोग रीड कर लें। चलो अब आते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। नेक्स्ट हमारे कौन सी एक्ट है, CVC, दैट इज व्हाट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। अब इसका भी काम वही है, जो भी ऑफेंसेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकता है। अब बेसिकली देखो इसका जो क्या फंक्शन है, अभी हमने बात की थी ना लोकपाल में, तो आपको याद होगा हमने वहां पे एक पॉइंट पढ़ा था कि इसकी जुरिस्डिक्शन में गवर्नमेंट के ग्रुप A, B, C एंड D ऑफिसर्स भी आते हैं। ठीक है, तो अब लोकपाल क्या कर सकता है, जो ग्रुप A, B, C, D वाले ऑफिसर्स है ना, उनकी कंप्लेंट्स जो है उनका इन्वेस्टिगेशन वो क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है, रेफर कर सकता है किसको, CVC को। तो इनमें बेसिकली CVC क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। CVC इन्वेस्टिगेट करने के बाद में क्या प्रिपेयर करेगा, अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। अगर वो जो इंक्वायरी आई थी वो A और B वाले यानी थोड़े से हायर ऑफिशियल्स के लिए आई थी, तो जो रिपोर्ट उसने बनाई है वो रिपोर्ट वो किसको सबमिट करेगा, लोकपाल को सबमिट करेगा। लेकिन अगर जो ऑफिसर्स थे वो कौन से थे, C और D वाले ऑफिसर्स थे, तो फिर वो CVC एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूशन वगैरह उनका हो जाएगा। तो A और B को रिपोर्ट बना के इन्वेस्टिगेशन की कहां भेज दो आप, लोकपाल, फिर उसको लोकपाल अपने अकॉर्डिंग डील करेगा। लेकिन C और D वाले ऑफिसर्स हैं तो फिर वो यही वाले एक्ट में कंटिन्यू किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो लोकपाल CVC है, CVC में कौन होगा, एक तो चेयरपर्सन होगा और जो मेंबर्स होंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 मेंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें पावर्स ऑफ CVC तो सेम है जैसी पावर्स सिविल कोर्ट पे, समनिंग, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑन ओथ हो गया, ये सारे के सारे पावर्स हैं। और अगेन आपको याद हो तो अभी हमने 2 विंग्स पढ़े थे और उसमें भी वो 2 काम करते हैं, एक तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं और एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये सेम टू सेम कंटेंट जो लोकपाल में हमने स्टडी करा है वो सेम टू सेम कंटेंट यहाँ पर CVC में भी आ जाएगा। तो एकदम सेम सी ही चीज है, बस आप याद रखना कि लोकपाल चाहे तो A, B, C, D वाले ऑफिसर्स की जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी है वो डेलीगेट कर सकता है किसको, CVC को। ठीक है, तो CVC में इतना ही है। अब जो अपनी नेक्स्ट एक्ट है दैट इज FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। अब ये जो बेसिकली एक्ट है ना, ये यूएस की एक्ट बना रखी है। देखो इसमें क्या कर रखा है, कोई भी कंपनी या कोई भी अगर है सुपरवाइजर्स वगैरह, वो फॉरेन ऑफिशियल को अगर क्या कर रहे हैं, किसी भी टाइप का ब्राइब दे रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उसको भी हमने क्या बना रखा है, इलीगल बना रखा है। ठीक है, कोई भी बिजनेस ऑब्टेन करने में। तो देखो ये जो एक्ट है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका यूएस के साथ में कोई भी कनेक्शन है और वो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है। तो बेसिकली ये एक्ट जो है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस वाली, ये यूएस से कनेक्टेड है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि हमें 3 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। 3 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है अपना नेशनैलिटी प्रिंसिपल, यानी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, जो अमेरिका के सिटीजन हैं, रेसिडेंट्स वगैरह हैं, नेशनल्स हैं, भले वो उस टाइम पे प्रेजेंट है यूएस में या प्रेजेंट नहीं है, वो कहीं पर भी रहकर अगर ब्राइब वगैरह एक्सेप्ट कर रहे हैं या ब्राइब दे रहे हैं तो उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। सेकेंड क्या बोला गया, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। मान लो कोई पर्सन यूएस का नहीं है लेकिन वो यूएस में आकर करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये वाली एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। और अपना थर्ड है टेरिटोरियलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में क्या बोला है कि अगर मान लो हमने कोई भी टाइप का पेमेंट किया है किसी भी फॉरेन ऑफिशियल को, पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी पर्सन को, और अल्टीमेटली वो जो ब्राइब है बेसिकली वो ब्राइब किसको दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज है, कैंडिडेट जो कि यूएस में है। ठीक है, नहीं कैसे भी करके जो आपका कनेक्शन है वो किसके साथ में है,
यूएस के साथ में है, तो फिर उस सिचुएशन में आप इस एक्ट के अंदर क्या हो जाओगे, लायबल हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जाता है कि ये एक्ट और किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, कोई भी यूएस का बिजनेस है, ठीक है, या यूएस में कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह हमने लिस्टिंग कराई है, ट्रेडिंग करा रखी है, और अगर कोई भी कंपनी है, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज वगैरह हो गए, इनके ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। और ऑल्सो हमें याद रखना है कि हमें ब्राइब का वैल्यू नहीं कि 2 रुपए की ब्राइब है तो फिर क्या ही है, छोड़ दो, हमें यहाँ पे इंटेंशन और ब्राइबरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये जो एक्ट है, तो वो क्या चेक करती है, एंटी ब्राइबरी प्रोविजंस, ऑब्वियसली वो ब्राइब को प्रमोट नहीं करती है, और दूसरा वो चेक करती है कि अकाउंटिंग आपकी प्रॉपर हो रही है ना, कोई करप्ट पेमेंट्स तो नहीं हो रहे, आपकी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स वगैरह सब एकदम प्रॉपर, ट्रू, फेयर, एक्यूरेट है या नहीं है। तो बेसिकली ये सारी चीजें वो चेक करती है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। जो हमारी नेक्स्ट एक्ट है दैट इज व्हाट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब देखो ये जो है वो क्या है कि बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, अपने या तो ग्रुप बनाकर या इंडिविजुअल लेवल पे अनलॉफुल एक्टिविटीज करने लग जाते हैं जो कि इलीगल है, अलाउड नहीं है। तो उसके लिए वाली एक्ट बनाई गई है। ये बेसिकली चाहे इंडिविजुअल्स है चाहे एसोसिएशंस हैं, उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। बेसिक से ये सबसे पहले तो क्या है कि वही प्रोविजंस आपके जो प्रिलिमिनरी हैं होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगी। कोई भी अगर आपने ऑफेंस किया है, अनलॉफुल एक्ट किया है, इंडिया में किया हो चाहे इंडिया के बाहर किया हो, दोनों ही यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है, लायबल हो रहे हैं। देन उसके बाद में क्या बोला है, अनलॉफुल एसोसिएशन, यानी अपन जो वो कलेक्शन ऑफ पीपल बना लेते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज करने के लिए। तो मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको लगता है कि यार कोई भी एसोसिएशन अनलॉफुल है, तो फिर वो क्या करेगी, ट्राइब्यूनल जो है इस एक्ट में जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्राइब्यूनल, उस ट्राइब्यूनल के पास में वो केस रेफर कर देगी, ठीक है। फिर वो ट्राइब्यूनल जो है वो मैटर को एडजुडिकेट करेगा, और अगर सब कुछ लगा, कंफर्मेशन मिली, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो क्या है, अनलॉफुल एसोसिएशन है। और उसके बाद में फिर हम उसको फर्दर कंटिन्यू करने नहीं देंगे, और जो भी वो ऑर्डर है वो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। कौन सा ऑर्डर, डिक्लेरेशन वाला ऑर्डर। और सीजी चाहे तो बीच में उसको कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है। अब बेसिकली क्या बोला है कि अब इसने जो भी फंड्स वगैरह कलेक्ट कर रखे होंगे लोगों से, ऑब्वियसली अब तुम इलीगल हो तो जो भी फंड्स वगैरह हैं वो भी फंड्स तुम यूज नहीं कर सकते। देन चैप्टर 3 जो है उसमें हमें क्या गिवन है, पेनल्टीज इनके ऊपर जो भी एप्लीकेबल हो रहे हैं, इसको एक बार आप रीड कर लेना। इसके बाद देखो क्या बोला गया है कि चैप्टर नंबर 4 में अगर कोई भी पर्सन टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, यानी ऐसी एक्टिविटी जिससे इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी हार्म आ रहा है, तो आपके ऊपर पनिशमेंट आ जाएगी। तो वो हमें यहाँ पर पनिशमेंट गिवन है चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। बेसिकली क्या है कि कोई भी अगर आपने टेररिज्म के लिए कोई भी प्रोसीड्स वगैरह आपने यूज कर रखे हैं, ले रखे हैं, कुछ भी है, उन सबको गवर्नमेंट क्या कर लेगी, फोरफीट कर लेगी। बिकॉज प्रोसीड्स किस चीज के हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए वो सारे प्रोसीड्स हैं आपके। देन चैप्टर 6 में क्या बता रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आप गवर्नमेंट जो है ना वो एक्ट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम को ऐड कर सकती है कि मान लो ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जो लोग हैं वो अवेयर रहें, ठीक है। और मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो रिमूव भी कर सकती है कि अच्छा अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है तो उसका नाम हम रिमूव कर लेते हैं, तो वो सब भी कर सकती है, ठीक है। और लास्ट अपना बेसिकली मिसलीनियस है। मिसलीनियस में क्या क्या रहेगा, सर्च हो गया, सीजर हो गया, डेलीगेशन ऑफ पावर हो गया, तो ये बेसिक वहां पर वो काम कर सकती है। चलो अब आते हैं अपनी लास्ट एक्ट पे, दैट इज व्हाट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये जो एक्ट बनी हुई है उसके लिए बेसिकली क्या किया गया है, दिल्ली में एक स्पेशल पुलिस फोर्स अलग से एस्टैब्लिश की गई है। और वो जो पुलिस फोर्स एस्टैब्लिश की गई है वो उसका इंटायर पर्पस क्या है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी ऑफेंसेस। वो ऑफेंसेस वही है जो पीसीए वगैरह के अंडर में आ रहे हैं, लेकिन वो कहां पर करेगी, यूनियन टेरिटरीज के लिए। यानी ये बेसिकली जो हमने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाया है, इसका काम क्या है, यूनियन टेरिटरीज में अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है ब्राइबरी वगैरह का, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम इसका है। लेकिन मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार किसी स्टेट में भी हमें इन्वेस्टिगेशन करवानी है और वो हमें इसी से ही करवानी है, यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस से करवानी है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस को पावर्स दे सकती है कि आप क्या करो, स्टेट में भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कर लो। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, स्टेट में अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपको प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, ऑब्वियसली। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई भी ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन किया है, ऑफेंसेस कौन से, वही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले, और वो ऑफेंसेस जो हैं वो किसके अगेंस्ट में है, यानी किसके अगेंस्ट में कंप्लेन आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, या सीजी के द्वारा एस्टैब्लिश कोई
ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है और उनके ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट वगैरह आई है तो ऑब्वियसली बात है आपको पहले किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके बाद आप ऑफेंसेस को क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ठीक है, सो विद दिस अपना चैप्टर नंबर 17 भी होता है कंप्लीट। देखो 17 चैप्टर मैंने पहले भी आपको कहा है जो बिगिनिंग के 2 एक्ट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे एक्ट्स को अगर आप बेसिक रीडिंग भी करते हो तो वो चल जाएगा। ठीक है, चलो विद दिस अपनी मैराथन भी होती है कंप्लीट। अब ऑब्वियसली सबको पेपर पढ़ने का पैटर्न तो मैंने पहले बता दिया था बट स्टिल एक बार वापस से देख लो। आपको सबसे पहले पार्ट बी एंड पार्ट सी पढ़ने हैं, देन पार्ट ए एंड लास्ट में आप पार्ट डी देख सकते हो। ठीक है, और एग्जाम में अटेम्प्ट करने का पैटर्न भी आप यही रखो। आप पार्ट डी अगर आपको लगता है पार्ट ए से पहले तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्ट बी एंड पार्ट सी पे तो आपको अल्टीमेट फोकस करना है। बिगिनिंग भी आप उससे करो क्योंकि वो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हम अटेम्प्ट भी वही कर आएंगे तो काफी अच्छा इंप्रेशन आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।